जब भी दुनिया मार्क जुकरबर्ग का नाम लेती है तो हमारे दिमाग में एक तयशुदा छवि उभर आती है। एक युवा टेक जीनियस जिसने कॉलेज के हॉस्टल रूम से दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी खड़ी कर दी। एक ऐसा इंसान जो कोड लिखता है, एल्गोरिथम समझता है और जिसकी सोच बाकी लोगों से कई साल आगे मानी जाती है। लेकिन ये छवि जितनी साफ दिखाई देती है उतनी ही अधूरी भी है, क्योंकि जुकरबर्ग की कहानी सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने अक्सर गलत समझा और जिसने खुद को समझने में सालों लगाए। आज के समय में हम सफलता को बहुत आसान फ्रेम में देखना चाहते हैं। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें पैसे चाहिए। हम किसी की कहानी को उसकी आखिरी मंजिल से जज करते हैं, न कि उस रास्ते से जो उसने तय किया। जुकरबर्ग के साथ भी यही हुआ। दुनिया ने फेसबुक देखा, अरबों डॉलर का साम्राज्य देखा, लेकिन उस इंसान को नहीं देखा जो भीतर से लगातार सवालों से जूझ रहा था। मैं कौन हूं? मैं क्या बन रहा हूं? और क्या जो मैं बना रहा हूं वो सही भी है या नहीं? ये डॉक्यूमेंट्री उसी अनदेखे पक्ष की बात करती है, उस जुकरबर्ग की जो सिर्फ एक सफल फाउंडर नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो सामाजिक रूप से असहज था, जो भीड़ में खुद को अकेला महसूस करता था और जिसने टेक्नोलॉजी को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वो दुनिया बदलना चाहता था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि वो दुनिया से बात नहीं कर पाता था। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यहीं से उसकी पूरी यात्रा का आधार बनता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कनेक्टिविटी सबसे ज्यादा है, लेकिन कनेक्शन सबसे कम। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर किसी की उंगलियों पर पूरी दुनिया मौजूद है, फिर भी भीतर एक खालीपन है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यही खालीपन जुकरबर्ग ने बहुत पहले महसूस कर लिया था, उस समय जब फेसबुक एक कंपनी नहीं बल्कि एक प्रयोग था, एक कोशिश लोगों को समझने की, रिश्तों को पढ़ने की और शायद खुद को भी। जुकरबर्ग का जीवन हमें यह सिखाता है कि इंटेलिजेंस और इमोशन दो अलग चीजें हैं। वो बेहद बुद्धिमान था, लेकिन भावनात्मक रूप से अधूरा। वो सिस्टम बना सकता था, लेकिन रिश्ते निभाना उसके लिए आसान नहीं था। और यही द्वंद्व उसे बाकी सफल लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि उसकी लड़ाई बाहरी दुनिया से कम और अपने भीतर से ज्यादा थी। अक्सर हमें यही बताया जाता है कि अगर आप अलग हैं तो आप कमजोर हैं। अगर आप ज्यादा नहीं बोलते, अगर आप लोगों के बीच घुलते मिलते नहीं, अगर आप खुद में रहते हैं तो शायद आप पीछे रह जाएंगे। जुकरबर्ग की कहानी इस सोच को तोड़ती है। वो ये दिखाती है कि अलग होना कमजोरी नहीं है, लेकिन उसे समझना और संभालना एक जिम्मेदारी है। अगर आप अपने अलगपन से भागते हैं तो वो आपको तोड़ देगा, लेकिन अगर आप उसे स्वीकार करते हैं तो वही आपकी ताकत बन सकता है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ जुकरबर्ग की जीवनी नहीं है, ये आज के युवा की कहानी है। उस युवा की जो करियर को लेकर भ्रमित है, जो खुद की तुलना दूसरों से करता है, जो सोशल मीडिया पर हंसते चेहरे देखता है और अपने अंदर के सन्नाटे से डरता है। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि मेरे जैसे साधारण इंसान से क्या ही होगा, क्योंकि जुकरबर्ग भी कभी असाधारण नहीं दिखता था। असाधारण बना उसकी अंदरूनी जिद, उसकी जिज्ञासा और उसकी गलतियां। हम अक्सर गलतियों को कमजोरी मानते हैं, लेकिन जुकरबर्ग की यात्रा बताती है कि गलतियां इंसान को तोड़ती नहीं बल्कि उसका असली चेहरा दिखाती हैं। फेसबुक की सफलता जितनी बड़ी थी, उतने ही बड़े विवाद भी उसके साथ जुड़े। दोस्ती टूटने के आरोप, आइडिया चुराने के दावे, प्राइवेसी पर सवाल और पूरी दुनिया की आलोचना, ये सब किसी भी इंसान को भीतर से हिला सकता है। लेकिन यही वो दौर था जहां जुकरबर्ग को पहली बार सिर्फ एक टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एक इंसान की तरह सोचना पड़ा। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपके मन में भी कई सवाल होंगे। क्या जो मैं कर रहा हूं वो सही है? क्या मैं भीड़ का हिस्सा बन गया हूं? क्या मेरी पहचान सिर्फ मेरे काम तक सीमित है? जुकरबर्ग की अनदेखी कहानी इन सवालों के आसान जवाब नहीं देती, लेकिन ये आपको ईमानदारी से सवाल पूछने की हिम्मत जरूर देती है। ये कहानी आपको ये नहीं सिखाएगी कि अगला फेसबुक कैसे बनाया जाए। ये आपको ये सिखाएगी कि जब दुनिया आपको एक रोल में कैद कर दे तब खुद को कैसे खोजा जाए। ये आपको बताएगी कि सफलता के शोर में अपनी आवाज कैसे सुनी जाए। और सबसे जरूरी बात, ये आपको याद दिलाएगी कि इंसान होना मशीन से बेहतर होना है। इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत एक नाम से नहीं बल्कि एक सवाल से होती है। क्या हम अपने बनाए हुए सिस्टम्स के गुलाम बनते जा रहे हैं, या हम अब भी उन्हें इंसानी समझ और संवेदना के साथ चला सकते हैं? जुकरबर्ग की यात्रा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, और शायद कहीं न कहीं आपकी यात्रा भी, क्योंकि हर बड़ी कहानी की तरह ये भी बाहर से नहीं भीतर से शुरू होती है। मार्क ज़करबर्ग की कहानी को अगर सतह से देखा जाए तो वो एक परफेक्ट टेक सक्सेस लगती है।
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तेज दिमाग, सही समय और एक ऐसा आइडिया जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन इस सतही कहानी के नीचे एक ऐसा इंसान मौजूद था जो खुद को लेकर लगातार असमंजस में था। जुकरबर्ग की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं थी, बल्कि उस अंदरूनी खामोशी से थी जो उसे हमेशा यह एहसास दिलाती थी कि वो बाकी लोगों से अलग है। बचपन से ही जुकरबर्ग का दिमाग तेज था, लेकिन उसका दिल भी उतना ही असहज। वो बातचीत में सहज नहीं था, भीड़ में घुलने मिलने में उसे झिझक होती थी। जहां दूसरे बच्चे खेल के मैदान में दोस्त बनाते थे, वहां जुकरबर्ग कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों अकेले बैठा रहता था। ये अकेलापन कोई मजबूरी नहीं था, ये एक चुनाव भी नहीं था, ये उसकी स्वाभाविक स्थिति थी। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे अहम पैटर्न बनना शुरू हुआ। वो इंसानों से दूर और सिस्टम्स के करीब होता गया। आज जब हम इंट्रोवर्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उसे एक ट्रेंड की तरह पेश करते हैं, लेकिन उस समय ये ट्रेंड नहीं था, ये एक कमी मानी जाती थी। जुकरबर्ग को भी बार बार यह एहसास कराया गया कि वो नॉर्मल नहीं है। कम बोलना, भावनाओं को व्यक्त न कर पाना और लोगों की अपेक्षाओं को ना समझ पाना, ये सब उसे भीतर से और चुप बनाते चले गए। लेकिन इसी चुप्पी के बीच उसने एक भाषा खोज ली थी जो उसे समझ में आती थी, कोड की भाषा। कोड उसके लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं था, वो एक सुरक्षित जगह थी। वहां कोई जजमेंट नहीं था, कोई सामाजिक दबाव नहीं था। या तो कोड काम करता था या नहीं करता था। ये स्पष्टता उसे इंसानों की जटिलता से बेहतर लगती थी। यही कारण था कि उसने तकनीक को हथियार नहीं बल्कि सहारा बनाया। फेसबुक का बीज भी इसी मानसिकता से पैदा हुआ, लोगों को समझने की एक कोशिश, रिश्तों को सरल बनाने की एक प्रयोगशाला। लेकिन फेसबुक के शुरुआती दिनों में भी जुकरबर्ग किसी महान मिशन की बात नहीं कर रहा था। ये कोई दुनिया बदलने की योजना नहीं थी, ये एक सीमित दायरे में किया गया प्रयोग था, जिसमें वो ये देखना चाहता था कि लोग कैसे जुड़ते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और कैसे पहचान बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म ने दुनिया को जोड़ दिया, उसका निर्माता खुद लोगों से जुड़ने में संघर्ष कर रहा था। जैसे जैसे फेसबुक लोकप्रिय हुआ, जुकरबर्ग के भीतर का द्वंद्व और गहरा होता गया। एक तरफ सफलता थी, पहचान थी, ताकत थी। दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान था जो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो इस सब के साथ क्या करे। सफलता ने उसे आजाद नहीं किया, बल्कि उसे और जिम्मेदारियों में बांध दिया। अब हर फैसला सिर्फ उसका नहीं रहा था, हर कदम पर दुनिया की निगाहें थीं। ये वो दौर था जब जुकरबर्ग को पहली बार यह एहसास हुआ कि तेज दिमाग होना काफी नहीं है। लोगों को समझना, उनकी भावनाओं का असर स्वीकार करना और अपने फैसलों के सामाजिक परिणामों को देखना, ये सब उतने ही जरूरी है। लेकिन ये सब उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वो तर्क से चलता था, दुनिया भावनाओं से चलती थी। यही टकराव आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया। आज के युवाओं के लिए यहाँ एक गहरी सीख छुपी है। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि अगर आप स्मार्ट हैं तो आप सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन जुकरबर्ग की कहानी दिखाती है कि इंटेलिजेंस आपको आगे तो ले जा सकती है, लेकिन आपको पूरा इंसान नहीं बना सकती। जब तक आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते, तब तक आपकी ताकतें भी अधूरी रहती हैं। फेसबुक के बढ़ने के साथ साथ आलोचनाएं भी बढ़ने लगी। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, डेटा को लेकर, प्राइवेसी को लेकर और प्लेटफॉर्म के प्रभाव को लेकर। लेकिन शुरुआती दिनों में जुकरबर्ग इन सवालों को एक तकनीकी समस्या की तरह देखता था, न कि मानवीय समस्या की तरह। उसके लिए ये सब फिक्स करने योग्य चीजें थी, लेकिन दुनिया इन्हें महसूस कर रही थी, झेल रही थी। यहीं पर उसकी मानवीय यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। जब एक इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि उसके बनाए हुए सिस्टम दूसरों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, तब वो सिर्फ क्रिएटर नहीं रह जाता, वो जिम्मेदार भी बन जाता है। ये बदलाव आसान नहीं होता, इसमें अहंकार टूटता है, आत्मविश्वास डगमगाता है और कई बार खुद पर भरोसा भी कम होने लगता है। जुकरबर्ग के साथ भी यही हुआ। उसे रोबोट, इमोशनलेस और कंट्रोल ऑब्सेस्ड कहा गया। ये लेबल्स धीरे धीरे उसकी पहचान बनते चले गए। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि जब दुनिया आपको किसी नाम से बुलाती है, तो आप खुद भी उसी नाम में खुद को देखने लगते हैं। जुकरबर्ग भी इससे अछूता नहीं था। लेकिन इसी दौर में एक और सच्चाई सामने आती है। हर इंसान, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, भीतर से ये जानना चाहता है कि वो सही है या नहीं। जुकरबर्ग भी सवालों से भाग नहीं पाया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसके सवाल पूरी दुनिया के सामने थे। ये पार्ट हमें ये समझाता है कि फेसबुक की नींव सिर्फ कोड पर नहीं रखी गई थी,
बल्कि एक ऐसे इंसान की मानसिक अवस्था पर रखी गई थी जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। उसकी सफलता जितनी तेजी से बढ़ी, उसका आत्मबोध उतनी ही धीमी गति से आगे बढ़ा, और यही असंतुलन आगे चलकर बड़े बदलावों की वजह बना। आज जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद आप भी इसी असंतुलन से गुजर रहे हो। करियर तेजी से भाग रहा है, लेकिन मन पीछे छूट रहा है। बाहर सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। जुकरबर्ग की ये यात्रा आपको ये एहसास दिलाती है कि ये स्थिति असामान्य नहीं है, ये इंसान होने की निशानी है। इस हिस्से का अंत किसी निष्कर्ष से नहीं, बल्कि एक अधूरे सवाल से होता है कि अगर हम सिर्फ आगे बढ़ते रहें और भीतर झांकना भूल जाएं, तो क्या हम सच में आगे बढ़ रहे होते हैं? जुकरबर्ग की कहानी का अगला चरण इसी सवाल का सामना करता है, जहां गलतियां सामने आती हैं, आलोचनाएं तेज होती हैं और एक इंसान को खुद को दोबारा परिभाषित करना पड़ता है। मार्क ज़करबर्ग की यात्रा का ये चरण उस बिंदु से शुरू होता है जहां सफलता अब रोमांच नहीं बल्कि बोझ बन जाती है। फेसबुक एक प्लेटफॉर्म नहीं रहा था, वो समाज का दर्पण बन चुका था, और हर दर्पण की तरह उसने अच्छाइयों के साथ साथ विकृतियां भी दिखानी शुरू कर दी थी। अब सवाल ये नहीं था कि कंपनी कितनी तेजी से बढ़ रही है, सवाल ये था कि वो लोगों की जिंदगी पर किस तरह का असर डाल रही है। यही वो मोड़ था जहां ज़करबर्ग को पहली बार ये एहसास हुआ कि कोड के फैसले मानवीय परिणाम पैदा करते हैं। जब डेटा प्राइवेसी, फेक न्यूज़ और मानसिक स्वास्थ्य जैसे मुद्दे सामने आए, तो दुनिया ने उंगली एक इंसान पर उठाई। ये आरोप किसी मशीन पर नहीं था, ये उस व्यक्ति पर था जिसने सिस्टम बनाया था। पहली बार ज़करबर्ग को सार्वजनिक मंचों पर सिर्फ विजन समझाना नहीं, बल्कि अपनी चुप्पी के कारणों को भी समझाना पड़ा। सुनवाई कक्षों में बैठे हुए, कैमरों के सामने, सवालों की बौछार के बीच, वो एक टेक लीडर कम और एक जवाबदेह इंसान ज्यादा दिखाई देने लगा। ये दौर किसी भी इंसान के लिए तोड़ देने वाला हो सकता है। जब आपकी पहचान सिर्फ आपके काम से जुड़ जाती है और वही काम सवालों के घेरे में आ जाए, तो भीतर एक खालीपन पैदा होता है। ज़करबर्ग के लिए भी यही हुआ। वो वर्षों से जिस तर्कशील दुनिया में जी रहा था, वहां भावनाओं की भाषा का कोई स्थान नहीं था, लेकिन अब उससे भावनात्मक जवाब मांगे जा रहे थे। आपको कैसा लगा? आपने ऐसा क्यों होने दिया? आपकी जिम्मेदारी कहां तक है? यहीं पर उसकी सोच में एक धीमा लेकिन गहरा बदलाव शुरू हुआ। उसने समझना शुरू किया कि हर समस्या को पैच या अपडेट से ठीक नहीं किया जा सकता। कुछ समस्याएं तकनीकी नहीं, नैतिक होती हैं, और नैतिकता का कोई एल्गोरिदम नहीं होता। यह एहसास किसी भी निर्माता के लिए निर्णायक होता है, क्योंकि यहीं पर वो तय करता है कि वो सिर्फ निर्माण करेगा या परिणामों की जिम्मेदारी भी लेगा। आज के समय में ये सवाल हर युवा के सामने खड़ा है। हम ऐप्स बनाते हैं, कंटेंट डालते हैं, विचार फैलाते हैं, लेकिन क्या हम कभी रुककर ये पूछते हैं कि इसका असर क्या होगा? ज़करबर्ग की कहानी हमें ये दिखाती है कि जब आपका काम लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। सफलता आपको ऊंचाई देती है, लेकिन जवाबदेही आपको जमीन से जोड़े रखती है। इसी जवाबदेही के दौर में ज़करबर्ग को अपनी कमजोरियों से सीधे सामना करना पड़ा। उसे ये मानना पड़ा कि वो हर चीज का विशेषज्ञ नहीं है, न लोगों की भावनाओं का, न समाज के जटिल समीकरणों का। यह स्वीकार करना आसान नहीं था, क्योंकि अब तक उसकी पहचान सब जानने वाले के रूप में बन चुकी थी। लेकिन परिपक्वता इसी स्वीकारोक्ति से जन्म लेती है। यह वही समय था जब उसने अपने नेतृत्व के तरीके पर भी सवाल उठाए। पहले निर्णय तेजी से लिए जाते थे, डेटा के आधार पर, ग्रोथ के आधार पर। अब निर्णयों में रुकावट आई, विचार, बहस और असहमति के लिए जगह बनी। ये बदलाव बाहर से धीमापन लग सकता है, लेकिन भीतर से ये संतुलन का संकेत होता है। ज़करबर्ग की यात्रा यहाँ हमें एक गहरी बात सिखाती है। हर इंसान को अपने जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जहां उसे तय करना होता है कि वो अपनी पुरानी पहचान से चिपका रहेगा या एक नई, ज्यादा ईमानदार पहचान गढ़ेगा। ये चुनाव डरावना होता है, क्योंकि नई पहचान में असफल होने की संभावना भी होती है, लेकिन बिना इस जोखिम के कोई भी इंसान विकसित नहीं होता। यही कारण है कि उसने सिर्फ फेसबुक के विस्तार की बात नहीं की, बल्कि भविष्य के सामाजिक अनुभवों पर सोचने लगा। मेटा का विचार सिर्फ टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं था, बल्कि एक संकेत था कि वो इंटरनेट को केवल देखने की चीज नहीं, बल्कि अनुभव करने की जगह के रूप में देख रहा है। ये दृष्टि बदलाव की मांग करती है, सिर्फ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि सोच में। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, आलोचना से निपटने की क्षमता। पहले ज़करबर्ग आलोचना को शोर मानकर अनदेखा कर देता था, अब वो उसे संकेत की तरह देखने लगा।
हर आरोप सही नहीं था, लेकिन हर आरोप बेकार भी नहीं था। ये फर्क समझना किसी भी नेता के लिए जरूरी होता है। आलोचना आपको तोड़ सकती है या आपको तराश सकती है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे सुनते हैं। आज के युवाओं के लिए ये सबसे उपयोगी सीख है। जब लोग आपकी राह पर सवाल उठाते हैं तो दो रास्ते होते हैं, या तो आप खुद को सही साबित करने में ऊर्जा लगाएं या खुद को बेहतर बनाने में। ज़करबर्ग ने धीरे धीरे दूसरा रास्ता चुना। ये चुनाव एक दिन में नहीं हुआ। कई गलत फैसलों, कई सार्वजनिक असहज मौकों और कई निजी आत्मसंघर्षों के बाद हुआ। इस चरण में ज़करबर्ग का व्यक्तित्व पहले से अधिक मानवीय दिखने लगा। वो अब भी भावनाओं का प्रदर्शन कम करता था, लेकिन फैसलों में संवेदनशीलता बढ़ी। उसने समझा कि दुनिया को जोड़ना सिर्फ तकनीकी चुनौती नहीं, सामाजिक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए उसे खुद भी बदलना होगा। ये परिवर्तन हमें ये याद दिलाता है कि इंसान का असली विकास तब शुरू होता है जब वो अपनी छवि से ऊपर उठकर अपनी सच्चाई को देखता है। ज़करबर्ग के लिए ये सच्चाई आसान नहीं थी। वो नायक भी था और खलनायक भी, निर्माता भी और नियंत्रक भी। इन विरोधाभासों के साथ जीना और फिर भी आगे बढ़ना ही उसकी मानवीय यात्रा का सार है। इस हिस्से का अंत किसी विजय घोषणा से नहीं होता, बल्कि एक स्थिर स्वीकारोक्ति से होता है। यह स्वीकारोक्ति कि गलतियां होंगी, आलोचना आएगी और हर निर्णय सही नहीं होगा, लेकिन अगर इरादा सीखने का है तो हर चरण एक सबक बन सकता है। ज़करबर्ग की कहानी यहाँ हमें ये नहीं बताती कि उसने सब कुछ ठीक कर लिया, बल्कि ये बताती है कि उसने सीखना बंद नहीं किया। और शायद यही सबसे बड़ी जीत है, जब इंसान अपनी ही बनाई हुई ऊंचाई से गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि हर गिरावट उसे ज्यादा जागरूक, ज्यादा जिम्मेदार और ज्यादा इंसान बनाती है। यही वो बिंदु है जहां कोड के पार एक इंसान की यात्रा सच में शुरू होती है। मार्क ज़करबर्ग की ये यात्रा किसी सफलता की कहानी पर खत्म नहीं होती, बल्कि एक सवाल पर आकर ठहरती है, क्योंकि असली जिंदगी में कहानियां कभी हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त नहीं होती। वे बस एक मोड़ पर रुकती हैं, जहां से अगला अध्याय शुरू होता है। ज़करबर्ग का जीवन भी ऐसा ही है। फेसबुक, मेटा, अरबों डॉलर, वैश्विक पहचान, ये सब उसकी कहानी के अध्याय हैं, लेकिन पूरी किताब नहीं। पूरी किताब उस इंसान की है जो लगातार सीख रहा है कि ताकत के साथ संवेदनशील कैसे बना जाए और प्रभाव के साथ जिम्मेदारी कैसे निभाई जाए। आज हम एक ऐसे समय में खड़े हैं जहां हर इंसान किसी न किसी रूप में क्रिएटर है। कोई कंटेंट बनाता है, कोई बिजनेस, कोई विचार, तो कोई सिर्फ अपनी पहचान। लेकिन इस दौड़ में एक चीज अक्सर छूट जाती है, आत्मबोध। हम ये पूछने में इतने व्यस्त रहते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कि हम ये भूल जाते हैं कि हम खुद क्या महसूस करते हैं। ज़करबर्ग की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि अगर भीतर की दिशा साफ नहीं है तो बाहर की गति हमें कहीं भी पहुंचा सकती है। ये डॉक्यूमेंट्री आपको ये नहीं कहती कि टेक्नोलॉजी गलत है या सफलता बोझ है। ये बस इतना कहती है कि हर शक्ति के साथ एक नैतिक प्रश्न जुड़ा होता है। जब आपकी आवाज दूर तक जाती है तो उसकी गूंज भी लौट कर आती है। जब आपके फैसले लाखों जिंदगियों को प्रभावित करते हैं तो वे सिर्फ रणनीति नहीं रहते, वे इंसानी अनुभव बन जाते हैं। ज़करबर्ग को ये बात देर से समझ आई, लेकिन जब आई तो उसने उसे नजरअंदाज नहीं किया। यही वो बिंदु है जहां उसकी कहानी आपकी कहानी से जुड़ती है। हो सकता है आप अरबपति ना हो सकता है आपके फैसले दुनिया की सुर्खियां ना बनते हों, लेकिन आपके फैसले आपकी जिंदगी को जरूर आकार देते हैं। आप क्या चुनते हैं, किससे जुड़ते हैं, किससे दूरी बनाते हैं और किन सवालों से बचते हैं, यही तय करता है कि आप सिर्फ आगे बढ़ेंगे या भीतर से भी विकसित होंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मचिंतन कमजोरी है, कि रुकना समय की बर्बादी है, लेकिन ज़करबर्ग की यात्रा बताती है कि रुकना ही कई बार सबसे तेज कदम होता है। जब उसने सवालों से भागना छोड़ा, जब उसने आलोचना को सुनना शुरू किया, जब उसने ये स्वीकार किया कि हर समस्या का हल कोड में नहीं होता, तभी उसका नेतृत्व परिपक्व हुआ। आज के युवाओं के लिए ये सबसे जरूरी सीख है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस ईमानदार बनने की जरूरत है, खुद के प्रति। अगर आप भ्रमित हैं तो उसे स्वीकार करें, अगर आप डरते हैं तो उससे भागे नहीं, क्योंकि जो इंसान अपने डर को समझ लेता है वही उसे पार भी कर पाता है। ज़करबर्ग की अनदेखी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि पहचान स्थिर नहीं होती। आप आज जो है वही हमेशा नहीं रहेंगे। बदलाव सिर्फ हालात नहीं लाते, बदलाव हमें भी गढ़ते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उस गढ़ने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं या उसे हमारे ऊपर हावी होने देते हैं।
ये डॉक्यूमेंट्री किसी आदर्श व्यक्ति की पूजा नहीं करती, ये एक वास्तविक इंसान की बात करती है, उसकी सीमाओं के साथ, उसकी गलतियों के साथ और उसके सीखने के सफर के साथ। क्योंकि प्रेरणा परफेक्शन से नहीं, प्रामाणिकता से आती है। जब हम देखते हैं कि ताकतवर लोग भी उलझते हैं, तो हमें अपनी उलझनों से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं रहती। अंत में ये कहानी आपको यही याद दिलाना चाहती है कि आप जो भी बना रहे हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या सपने, उन्हें सिर्फ तेजी से मत बनाइए, उन्हें समझदारी से बनाइए। बाहर की दुनिया से जुड़ना जरूरी है, लेकिन उससे पहले भीतर की दुनिया से जुड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अंततः इंसान की असली विरासत उसकी बनाई हुई चीजें नहीं होती, बल्कि वो समझ होती है जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है। ज़करबर्ग की यात्रा अभी जारी है, आपकी भी। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं या सच में विकसित हो रहे हैं।